हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आदर्श साइंस एकेडमी। और हम लोग कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर पुष्प पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ रहे हैं। हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा लेक्चर दूसरा है और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पुष्प और पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी तन मन धन के साथ क्लास को एंजॉय कीजिए और पढ़ना प्रारंभ कीजिए। तो चलिए हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पुष्प। पुष्प होता क्या है, फूल क्या होता है? तो पुष्प जो होता है वह पादप का, पेड़ पौधों का, पादप का जनन अंग होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्टिव अर्ग। पुष्प जो होता है वह पादप का कौन सा अंग होता है? जनन। अर्थात जनन की प्रक्रिया जो पादपों में होती है वह कहाँ होती है? पुष्प के अंदर होती है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और पुष्प का निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं कि पुष्प बनता कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, पादपों में विशेष प्रकार के कुछ ऊतक पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के ऊतक, पादपों में कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिसका नाम होता है सैम। SAM, सैम। इसका फुल फॉर्म होता है शूट, एपिकल, मेरिस्टेम, टिश्यू। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तना, शीर्षस्थ, विभज्योतक। ध्यान दीजिएगा, विभज्योतक ऊतक। ठीक है। पादपों में विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसको कहते हैं सैम, शूट, एपिकल, मेरिस्टेम, टिश्यू। ठीक है। यह जो सैम होता है इसमें वृद्धि और विकास करने के बाद यह कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है एफएमटी में, जिसको एफएमटी का फुल फॉर्म होता है फ्लोरल, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम टिश्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं पुष्पीय, विभज्योतक ऊतक। सैम हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? एफएमटी में। अब यह एफएमटी वृद्धि और विकास करके आपका कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल प्रीमोर्डियम में, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुष्पीय आद्याक। आद्याक। ठीक। एफएम हमारा सैम किस में कन्वर्ट हुआ? एफएमटी में। एफएमटी किस में कन्वर्ट होता है? फ्लोरल प्रीमोर्डियम में। और जो फ्लोरल प्रीमोर्डियम होता है वह आगे वृद्धि और विकास करके कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल बड में, जिसको हिंदी में कहते हैं पुष्प कलिका। पुष्प कलिका। और पुष्प कलिका ही आगे वृद्धि और विकास करके आपकी बन जाती है सुंदर सा फ्लावर, पुष्प जिसको कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेप वाइज इसको याद रख लीजिएगा, काफी एग्जाम में पूछता है। पुष्प में एक विशेष प्रकार का, माफ कीजिएगा, पादपों में एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसको कहते हैं सैम। सैम कन्वर्ट होता है एफएमटी में। एफएमटी किसमें कन्वर्ट होता है? फ्लोरल प्रीमोडियम में। फ्लोरल प्रीमोडियम किसमें कन्वर्ट होता है? फ्लोरल बड में। और फ्लोरल बड किसमें कन्वर्ट होता है? लास्ट में आकर फ्लावर में, तब जाकर हमारा पुष्प बनता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पादपों में कौन सा, आप कह सकते हैं कि कौन सा हार्मोन पाया जाता है जो पुष्प निर्माण को प्रेरित करता है? हमने क्या कहा? पादपों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है जो पुष्प निर्माण को प्रेरित करता है? तो उसको याद रख लीजिएगा। हाँ, उसको याद रख लीजिएगा। उसका नाम होता है ऑक्सिन और इथाइलिन। ऑक्सिन और इथाइलिन ही होते हैं जो पुष्प में, पादप में पुष्प निर्माण की प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते। चलिए अब हम लोग पुष्प के भाग के बारे में पढ़ेंगे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। पुष्प के भाग कहिए या पुष्प के आप चक्र कहिए।
ठीक है, पुष्प के भाग कहिए या चक्र कहिए। तो पुष्प के जो भाग होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा, पहला होता है बाह्य दलपुंज। पहला होता है बाह्य दलपुंज, जिसको इंग्लिश में हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। दूसरा होता है दलपुंज, दलपुंज जिसको इंग्लिश में कोरोला बोलते हैं। ठीक। तीसरा होता है आपका पुमंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंड्रोईसियम बोलते हैं, एंड्रोईसियम बोलते हैं। और चौथा होता है आपका, सब लोग ध्यान दीजिएगा, चौथा होता है जयांग, जिसको कहते हैं गाइनोईसियम। तो हमने अभी तक क्या जाना कि पुष्प के कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। पहला होता है या 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जयांग। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज होता क्या है? तो सिंपल सी छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने पढ़ा कि पुष्प के 4 चक्र होते हैं, वही 4 भाग होते हैं। तो बाह्य दलपुंज को पुष्प का प्रथम चक्र कहते हैं। बाह्य दल को पुंज को पुष्प का प्रथम चक्र कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या याद रखना है, बाह्य दलपुंज की जो इकाई होती है उस इकाई को हम लोग कहते हैं, उसकी इकाई को हम लोग कहते हैं बाह्य दल, जिसको हिंदी में बाह्य दल कहते हैं और इंग्लिश में सेपल कहते हैं। बाह्य दलपुंज प्रथम चक्र होता है और इसकी इकाई को हम कहते हैं बाह्य दल, सेपल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाह्य दलपुंज जो होता है वह प्रायः हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, ठीक। और ये क्या करता है, बाह्य दलपुंज का कार्य क्या होता है, जब पुष्प कली अवस्था में होती है, कली अवस्था में, अभी पुष्प हमारा खिला नहीं हुआ है, उस अवस्था में होती है, तो यह पुष्प को सुरक्षा देता है। अब इसको हम लोग गुड़हल की फूल की सहायता से समझेंगे क्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे हाथ में देख लीजिएगा, एक गुड़हल के पुष्प से हमने लिया है। तो ये नीचे वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट, ये हम जो पकड़ रहे हैं इस मार्कर से जो डॉटेड कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो हरा वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। ये जो हरा वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को बाह्य दलपुंज कहते हैं। और हम क्या कहते हैं, इसका वो कौन सा चक्र कहते हैं, प्रथम चक्र कहते हैं, ठीक है। और इसकी इकाई को हम कहते हैं बाह्य दल। बाह्य दल क्या है, देखिए, इस पूरे को हम बाह्य दलपुंज करते हैं। यदि हम इसमें से ठीक है एक भाग तोड़कर निकालते हैं, एक भाग हमने तोड़ के निकाला, यदि बाह्य दलपुंज में से एक भाग तोड़कर निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं बाह्य दल, ठीक है। जो देखिएगा ये रहा, ये आपका बाह्य दल, बाह्य दल, ठीक। और जब बहुत सारे बाह्य दल होते हैं तो उनके समूहों को ही हम क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। तो हमने क्या पढ़ा, बाह्य दलपुंज क्या होता है, प्रथम चक्र होता है, इसकी एक इकाई को हमने तोड़कर निकाला, इसकी एक इकाई को हम कहते हैं बाह्य दल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेपल। यह प्राय हरे रंग के होते हैं, आप देख सकते हैं हरे रंग के हैं, ये गुड़हल का पुष्प का है। और यह क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, यह पुष्प को जब कली अवस्था में, कली अवस्था देखिए, ये पुष्प हमारा खिला नहीं हुआ है, कली अवस्था में, तो देखिए यही बाह्य दलपुंज, इसके अंदर पुष्प है, इसको सुरक्षा दे रहा है, तो हमारा हो गया बाह्य दलपुंज। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगला टॉपिक, दलपुंज। इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। आगे देखिए, आगे हमारा है, आगे हमारा है दलपुंज, जिसको हम लोग कोरोला बोलते हैं, कोरोला, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दलपुंज क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि बाह्य दलपुंज जो होता है वो प्रथम चक्र होता है, तो इसके हिसाब से दलपुंज कौन सा चक्र हो गया आपका, दलपुंज कौन सा चक्र हो गया आपका, दूसरा चक्र हो गया, दूसरा चक्र, दूसरा चक्र हो गया, ठीक है। जिस प्रकार बाह्य दलपुंज के इकाई को हम लोग बाह्य दल कहते हैं, उसी प्रकार दलपुंज की जो इकाई होती है, यूनिट होता है,
इकाई को हम लोग दल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डेटा बोलते हैं। ठीक है, दलपुंज दूसरा चक्र होता है और इसकी इकाई को हम लोग दल कहते हैं। और ये याद रखिएगा, यह प्रायः जो होते हैं, दलपुंज का कार्य होता है कि यह परागण की प्रक्रिया हेतु या कीटों को आकर्षित करता है। ठीक है, आगे देखिए, ये इसको हम लोग गुड़हल के पुष्प की सहायता से समझेंगे। ठीक है, गुड़हल का पुष्प की सहायता से समझे। ये रहा, तो देखिए ये जो आपको रंगीन रंगीन पार्ट दिख रहा है, रंगीन रंगीन पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। इस 5 गो होगा, 5 गो से अधिक नहीं होता। किसी भी गुड़हल को पुष्प उठाइएगा, ये 5 ही होते हैं। पंखुड़िया, ये जो पंखुड़िया है 5 ही होती है। तो इन 5 को हम लोग कहते हैं दलपुंज। ठीक है, ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यदि इस दलपुंज में से हम एक भाग ऐसे निकाल देते हैं, जैसे पीछे निकाले थे, एक भाग निकाल देते हैं, तो इस भाग को हम कहते हैं दल। दलपुंज में से इस पंखुड़ी, 5 पंखुड़ियों से हमने एक पंखुड़ी को निकाल दिया, तो इसको हम कहते हैं दल पेटल कहते हैं। ये जो प्राय जो होते हैं रंगीन होते हैं, देखिए रंगीन है, और यह क्या करता क्या है? परागण की प्रक्रिया है, तो क्या करता है? कीटों को आकर्षित करता है। परागण क्या होता है? धीरे से हम लोग आगे आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, इसको चित्र में देख लीजिए, ये रहा आपका, ये जो पंखुड़ी बनाए हैं सुंदर सुंदर सा, ये आपका दल। ठीक है, और दल दल बहुत सारा होगा तो उसको हम लोग दलपुंज कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे तीसरा चक्र देखेंगे, तीसरा भाग देखेंगे। तीसरा भाग होता है हमारा, तीसरा भाग तो होता है पुमंग, जिसको कहते हैं एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम तो नॉर्मली पहले की भांति ध्यान दीजिएगा। बाह्य दलपुंज प्रथम चक्र हो गया, दलपुंज द्वितीय चक्र हो गया, तो हमारा पुमंग कौन सा चक्र हुआ? हाँ, यू आर राइट, ये तीसरा चक्र है। तृतीय चक्र लिखिए, अच्छा लगेगा। तृतीय चक्र होता है, तृतीय चक्र होता है। ठीक है, हाँ, जिस तरह से उधर इकाई पढ़ते थे, इसी तरह पुमंग की जो इकाई होती है, पुमंग की जो इकाई होती है, इसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टेमेन। पुमंग की इकाई को हम लोग पुंकेसर कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। आगे देखिए, ये पुष्प का कौन सा भाग होता है? तो ये पुष्प का याद रखिएगा, ये पुष्प में नर भाग होता है, पुरुष भाग होता है, बस इतना ही याद रखना है। क्या हमने बताया? पुमंग जो होता है वो पुष्प का कौन सा चक्र होता है? तृतीय चक्र होता है। इसकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और ये पुष्प का कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। चलिए इसको भी हम लोग गुड़हल की सहायता से समझेंगे। ठीक है, तो हमारा सामने ले आए, गुड़हल लेकर आए, ये देखिएगा, सभी लोग देखिएगा। देखिए ये आगे जो निकला हुआ है, इसको हम लोग स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, और इतना भाग, जितना भाग हमने पकड़ा है, इतने पूरे भाग को, ये जो ग्रुप दिख रहा है, समूह दिख रहा है, इस पूरे ग्रुप को हम लोग कहते हैं पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। आगे जो निकला हुआ है वर्तिकाग्र, इसको हम लोग स्किप करना है, छोड़ देना है, और इतना जो आपको पीला वाला भाग दिख रहा है, इस पूरे पीले वाले भाग को हम कहते हैं पुमंग कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा। और पुमंग क्या होता है? पुष्प का क्या होता है? तृतीय चक्र होता है। अब देखिए, इस पूरे पुमंग में बहुत सारे शाखाएं निकली हुई, छोटी छोटी शाखाएं नहीं, छोटी छोटी निकली हुई है। इनमें से यदि एक को तोड़कर निकाला जाएगा, ये जो पीला वाला है भाग है, इसको यदि तोड़कर निकाला जाएगा तो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। कुछ इस प्रकार, ये ऊपर वाला पीला वाला भाग है, नीचे इसकी डंठल है। तो इस पूरे भाग को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। हमने क्या कहा कि पुमंग में से एक तोड़ के निकालेंगे तो उस वाले भाग को हम कहते हैं पुंकेसर। या पुष्प का कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हम पुंकेसर क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी केवल हम लोग उनकी बेसिक सी बातों को समझ रहे हैं। अगला है आपका चौथा, जयांग। जयांग, जिसको कहते हैं गाइनोइसियम। इस प्रकार सब पढ़ते आए हैं कि बाह्य दलपुंज को प्रथम चक्र, दलपुंज को द्वितीय चक्र,
और पुमंग को तृतीय चक्र, उसी हिसाब से जयांग कौन सा चक्र हुआ? हाँ सही बताएं आप लोगों ने, यह चतुर्थ चक्र हुआ, चतुर्थ चक्र। ठीक है, सबकी इकाई की बात हुई है तो इसकी इकाई की भी बात होनी चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो इकाई होती है, जयांग की जो इकाई होती है, इस इकाई को हम लोग कहते हैं, इसकी इकाई को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर, और स्त्री केसर को हम लोग पिस्टिल या कार्पल्स बोलते हैं। जयांग की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर, पिस्टिल या कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, यह पुष्प का मादा भाग होता है। हाँ आप लोगों ने सही बताया, पुष्प का कौन सा भाग होता है? मादा भाग होता है। सिंपल सी बात है। जयांग पुष्प का चतुर्थ चक्र हो गया, इसकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर, पिस्टिल और कार्पल्स कहते हैं। और ये पुष्प का कौन सा भाग होता है? मादा भाग। अब इसको हम लोग गुड़हल की पुष्प के साथ समझेंगे ये होता कहाँ है। ठीक है, तो हम लोगों ने बड़ी आराम से आप लोग के लिए पहले ही इसको रेडी करके रखा था। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिख रही होगी, ध्यान दीजिएगा। ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। ये जो बीच वाला भाग है, जो डंटी सफेद रंग की दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका, और जो ऊपर दिख रहा है आपको, इसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। जो कुछ इस प्रकार से चित्र होता है, सभी लोग देखिएगा। ठीक है, जो ऊपर वाला भाग था इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र, बीच वाले भाग को कहते हैं वर्तिका, और नीचे वाले भाग को कहते हैं अंडाशय। जो चित्र में देखिए ये वाला भाग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मादा जननांग हो गया आपने, ये मादा जननांग आपने देखा। इसको घर पर ट्राई कीजिएगा और गुड़हल के पुष्प में से इसको निकालेगा। ये नीचे आपका अंडाशय दिख रहा है, ठीक है, ये बीच में आपका वर्तिका है और ये ऊपर है जो आपका वर्तियाग्र है। और इन तीनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर जयांग। ठीक है, स्त्रीकेसर और जयांग में अंतर क्या है अभी जस्ट एक मिनट दीजिए, हम आपको समझा देते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। अब चलिए छोटी सी बात करते हैं, ठीक है, कोई डाउट ना रह जाए। ध्यान दीजिएगा, उमंग की आप परिभाषा कह सकते हैं कि पुंकेसरों के समूह को, किसके समूह को? पुंकेसरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। सिंपल सी बात। और जयांग क्या कहेंगे आपको? जयांग स्त्रीकेसरों, हाँ सही बताया, स्त्रीकेसरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जयांग। सिंपल सी बात है। पुमंग की इकाई को हम लोग कहते हैं पुंकेसर, या हम लोग कह सकते हैं पुंकेसरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो जयांग होता है इसकी इकाई को हम लोग स्त्रीकेसर कहते हैं, या स्त्रीकेसरों के समूह को, स्त्रीकेसरों के ग्रुप को, बंच को हम लोग क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। उम्मीद में है समझ में आया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए। तो सब चित्र में देख लीजिए किधर क्या है। ये आपका बाह्य दल हो गया, ठीक है, ये आपका दल हो गया, ये आपका जो निकला हुआ है केसर हो गया, ठीक है, ये वाला भाग वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये अंडाशय हो गया। ठीक है, देखिए तीनों को मिलाकर हमने लिखा है इस तरीके से। अब आइए आप अपनी कॉपी में पुष्प की संरचना बना लीजिएगा, एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला हमारा टॉपिक है जननांगो। जननांगों को दो भागों में टूटेगा, तो टूटेगा जनन प्लस अंग, जननांगो। ठीक है, जनन करने वाले अंग। जननांगों के आधार पर जो पुष्प होता है, जननांगों के आधार पर जो पुष्प होता है वो दो प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा पुष्प होता है। एक पहला होता है एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, और दूसरा होता है द्विलिंगी
या इसका एक दूसरा नाम होता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, उभयलिंगी। उभयलिंगी पुष्प, ठीक। जननांग जनन अंग की उपस्थिति के आधार पर अर्थात मेल फीमेल की उपस्थिति के आधार पर जो पुष्प होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एकलिंगी पुष्प, एक होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प। नाम देखिए बहुत स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट हो जा रहा है इसमें करना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल ध्यान दीजिएगा। एक लिंगी पुष्प, सिंपल सी बात है, पुष्प एक है, लिंग है, पुष्प है, सिंपल सा एक लिंग है, ठीक है। अर्थात ऐसा पुष्प जिसमें एक लिंग उपस्थित है, अर्थात नर और मादा में से कोई एक उपस्थित होता है। क्या कहा? ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा में से कोई एक अर्थात एक जनक उपस्थित होता है, तो ऐसे पुष्प को हम कहते हैं एक लिंगी पुष्प। और द्विलिंगी अर्थात दो लिंग, अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, तो उसको हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। तो नर और मादा को हम लोग यहाँ पर साइड करके यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पुमंग और जयांग में से कोई एक उपस्थित होता है, तो उसको हम कहते हैं एक लिंगी पुष्प। और पुमंग और जयांग दोनों उपस्थित होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प। सिंपल सी बात है। नर या मादा में से कोई एक जनक, कोई एक जनक, ठीक। और नर और मादा दोनों उपस्थित। नर का सिंबल है, मादा का सिंबल है। चलिए इनके अभी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एक लिंगी पुष्प में सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस समय मार्केट में चल रहा है, तरबूज याद कर लीजिएगा। सभी लोग खाए हैं तरबूज, सीजन भी आ गया है, सभी लोग खाएंगे तरबूज। और एक अच्छा सा चीज लिख लीजिए, पपीता, तरबूज और पपीता। और द्विलिंगी में आप एग्जाम्पल में याद रख लीजिए, आप लोग याद रख लीजिए गुड़हल, हम लोग गुड़हल ही पढ़ रहे हैं, गुड़हल और सरसों याद रख लीजिए। देखिए गुड़हल लिखा, गुड़हल में देखो ये मादा विभाग है और नर विभाग है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। अगर कुछ भी कमी हो तो आप हमको कमेंट में जरूर करके बताइएगा, ताकि हम लोग उसको सुधार कर सके और आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करें। तो जाते जाते आपसे एक प्रश्न है, उसका आंसर आप कमेंट में पिन कीजिएगा, ठीक है। पूर्ण पुष्प एवं अपूर्ण पुष्प क्या होता है? सवाल क्या हमारा है कि पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मीट यू बहुत जल्द।